हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 ऑफ भारतीय साक्षर अधिनियम 2023। हम पिछली दो वीडियो से रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स का टॉपिक जो है वी आर डीलिंग विद इट, वी आर अंडरस्टैंडिंग इट। सेक्शन 3 से सेक्शन 8 तक हो चुका है ऑलरेडी। इफ़ यू हैवंट वॉच दोज वीडियोज़ गो चेक दैट आउट, आई विल पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब वी हैव टू स्टार्ट विद सेक्शन 9। What does section 9 states? section 9 का टाइटल है when facts not otherwise relevant become relevant। मतलब जो अभी तक facts relevant नहीं थे, इतने सेक्शन में जो हम facts पढ़ते आए हैं वो अभी तक जो relevancy उनकी नहीं थी बनी हुई, अब section 9 के बाद what is written in section 9 से समझने के बाद that facts will become relevant. Okay, when facts that are not otherwise relevant, मतलब अभी तक जो relevant नहीं थे, they will become relevant under section 9. What are those facts? तो section 9 बोलता है facts that not otherwise relevant are relevant. फर्स्ट दो पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि इफ़ दे आर इनकन्सिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, मतलब कि कोई भी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से अगर वो इनकन्सिस्टेंट है। अगर आपको नहीं पता कि फैक्ट इन इशू क्या होता है या रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, लेट मी गिव यू अ वेरी क्विक ईजी एग्जाम्पल समझने के लिए। मैंने पहली वीडियोज़ में भी समझाया हुआ है, बट इफ़ यू आर न्यू टू दिस वीडियो आई जस्ट एक्सप्लेन यू हियर ऑल्सो। देखो, फैक्ट इन इशू का एग्जाम्पल दे देती हूँ। ये हम एक केस ले रहे हैं जिसमें इलस्ट्रेशन है ए मर्डर्ड बी। दिस इज अ इलस्ट्रेशन, ए ने मर्डर किया बी का। इसमें फैक्ट्स इन इशू क्या बनने वाले हैं हमारे, इस केस के फैक्ट्स इन इशू क्या होंगे। फैक्ट इन इशू हर केस में अलग रहते हैं। ये इलस्ट्रेशन आपको बेयर एक्ट में भी दी हुई है। अगर आप देखो फैक्ट इन इशू जहाँ डिफाइन किया गया बेयर एक्ट में सेक्शन 2 में, वहाँ पे भी दी हुई है सेक्शन 2 के जी में। सो गो, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट यू कैन जस्ट गो एंड सी देयर, वहाँ पे भी दी हुई है। इस केस में ए मर्डर्ड बी में फैक्ट एंड इशू क्या क्या होंगे। फैक्ट एंड इशू क्या होता है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट्स, समथिंग दैट हैज़ हैपेंड विच इज़ एन इशू। इशू का मतलब कंटेस्टेड है, डिसअग्रीड है, उस पर अभी डिस्कशंस चल रहे हैं। कब होंगे डिस्कशंस? जब एविडेंस दोनों साइड से, प्रोसिक्यूशन और अपना डिफेंस से प्रेजेंट किए जाएंगे बिफोर दी कोर्ट। तो फैक्ट्स इन इशू, समथिंग दैट स्टिल बीइंग कंटेस्टेड, समथिंग दैट स्टिल बीइंग डिस्कस्ड, दैट इज फैक्ट इन इशू। तो इसमें 3 फैक्ट इन इशू लिखे हैं। ए कॉज्ड बीज डेथ, क्या ए ने कॉज की है बी की डेथ, और की है तो कैसे की है, ऑब्वियसली उसके अंदर फिर आप एविडेंस देते हो फॉर में और अगेंस्ट में। उसके बाद दूसरा फैक्ट इन इशू है हमारा ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, ए का इंटेंशन था बी की डेथ कॉज करने का। और तीसरा है कि वॉज ए, वॉज मतलब कि वेदर, ये वेदर जो ये तीनों में है, ठीक है। वेदर इसलिए बिकॉज ये अभी प्रूफ भी नहीं हुआ है, डिसप्रूव भी नहीं हुआ है। वेदर बोलता है वेदर ए वॉज प्रेजेंट एट द टाइम एंड प्लेस व्हेन बी वॉज मर्डर्ड। दिस इज आवर थर्ड फैक्ट इन इशू। ओके, सो इसको बोलते हैं हम फैक्ट इन इशू। ये एग्जाम्पल है हमारा फैक्ट इन इशू का। उसके अलावा रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है? रेलेवेंट फैक्ट वो फैक्ट्स होते हैं दैट आर कनेक्टेड टू द फैक्ट इन इशू इन एनी मैनर। किसी भी तरीके से अगर कोई भी फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है या फिर उससे अलाइन करता है, उसके आसपास की बातें बताता है कि ए ने अगर बी की डेथ कॉज की तो कैसे कॉज की, वो बताता है, तो दैट इज़ अ रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है। तो अब लेट्स गेट बैक टू सेक्शन 9 जिसमें फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट का टर्म यूज हुआ है। क्या बोलता है सेक्शन 9 यहाँ पे? फैक्ट्स आर नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट इफ दे आर इनकन्सिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। अब इनकन्सिस्टेंसी मतलब कि अगेंस्ट, इनकन्सिस्टेंट का मतलब होता है अगेंस्ट या फिर वॉयलेशन में जाना, कॉन्ट्रावीन करना किसी भी फैक्ट इन इशू का रेलेवेंट फैक्ट को। तो देखो, अगर कोई भी फैक्ट सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी फैक्ट इस फैक्ट को कॉन्ट्रावीन कर रहा है, इस फैक्ट इन इशू को कॉन्ट्रावीन कर रहा है कि ए ने बी की डेथ कॉज की, कैसे कॉन्ट्रावीन कर रहा है? वो कोई भी ऐसे एविडेंस लेके आ जाते हैं कि जब बी की डेथ हुई या जब बी का मर्डर हुआ तब ए उस वक्त वहाँ प्रेजेंट ही नहीं था। ए वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, ए तो किसी दूसरी जगह पे था, और वो उस चीज़ का एविडेंस लेके आ जाते हैं। तो वो फैक्ट रेलेवेंट हो जाता है। जो अभी तक रेलेवेंट नहीं था वो सेक्शन 9 के अंदर रेलेवेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि दैट फैक्ट इज इनकन्सिस्टेंट, इज कॉन्ट्रावीनिंग, इज वायलेटिंग एनी फैक्ट इन इशू, या कोई भी रेलेवेंट फैक्ट को वो कॉन्ट्रावीन कर रहा है, इसलिए वो रेलेवेंट बन जाता है। किस चीज़ के अंदर? सेक्शन 9 के अंदर। सेक्शन 9 ये बोलता है। दूसरा सेक्शन 9 का पॉइंट है कि इफ़ बाय देमसेल्व्स और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, मतलब इफ़ बाय देमसेल्व्स मतलब कोई भी अगर फैक्ट खुद से या दूसरे फैक्ट्स के साथ कनेक्शन में अगर एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बना देता है। मतलब कि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस मतलब कि द प्रेजेंस और नॉट और एब्सेंस, द प्रेजेंस और
एब्सेंस ऑफ एनीथिंग। जैसे कि अगर हम फिर से ये वाला फैक्ट इशू ले लेते हैं, ए इंटेंडेड टू कॉज बी's डेथ ले लेते हैं, चलो कि ए का इंटेंशन था बी की डेथ कॉज करने का। तो आप कैसे प्रूव करते हो इंटेंशन इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग? इंटेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी प्रूव्ड इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, बिकॉज मैलाफाइड इंटेंशन नहीं होगा तो ए को हम कभी लाइबल नहीं बोलेंगे फॉर समबडीज डेथ और बी's डेथ। ओके, सो इंटेंशन प्रूव करना ज़रूरी तो है, बट ऐसा क्या फैक्ट होगा जो इसको हाईली प्रोबेबल, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को, इसके इंटेंशन के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बना देता है? हाईली प्रोबेबल का अगर एग्जांपल देखें हम, तो अगर हम ये प्रूफ कर दें, अगर हम इसके लिए एविडेंस ले आए कि ए और बी के बीच में किसी तरीके का जो रिलेशंस थे दैट वर नॉट वेल, जो रिलेशंस थे दे वर स्ट्रेन्ड रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी बिकॉज ऑफ अ लैंड डिस्प्यूट, कोई लैंड डिस्प्यूट चल रहा था इनका आपस में, जिसकी वजह से ए जो था वो बहुत रिवेंजफुल था बी के तरफ, उसका एटीट्यूड। अगर हम ये प्रूफ कर दें, अगर हम ये लैंड के पेपर लेके आ जाएं और हम लैंड डिस्प्यूट की केस फाइल्स दिखा दें कि ये इनका डिस्प्यूट चल रहा है अभी भी कोर्ट में, जिसकी वजह से ए मर्डर्ड बी, और ए का इंटेंशन उस समय हो जाता है हाईली प्रोबेबल। हम ये इंटेंशन को है, ये हम इसको एग्जिस्टेंस में ला देते हैं। कैसे इंटेंशन को एग्जिस्टेंस में लाते हैं हम? एविडेंस वो फैक्ट के प्रूफ करके जो कि डिस्प्यूट चल रहा है ए और बी के बीच में, है ना। देखो इंटेंशन कैसे प्रूव होता है? व्हेन यू कैन एक्चुअली गिव एविडेंस दैट इज इंटेंडिंग कि इसका इंटेंशन था बी की डेथ कॉज करने का। ओके, तो ये एक ऐसा फैक्ट, क्या है वो फैक्ट? वो फैक्ट ये है कि इन दोनों के बीच में जो था वो डिस्प्यूट चल रहा था एंड दे हैड स्ट्रेन्ड रिलेशन। इट्स अ फैक्ट। वो फैक्ट क्या कर रहा है? वो फैक्ट इस फैक्ट इन इशू का जो एग्जिस्टेंस है ना, ये फैक्ट इन इशू है ना कि उसका इंटेंशन था बी की डेथ कॉज करने का, ये जो फैक्ट इन इशू का एग्जिस्टेंस है उसको वो बना देता है हाईली प्रोबेबल, बना रहा है ना, तो दैट फैक्ट ऑल्सो बिकम्स रेलिवेंट अंडर सेक्शन 9। तो वो फैक्ट कौन सा फैक्ट कि उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और आप उस फैक्ट के लिए एविडेंस लेके आ रहे हो कि लैंड डिस्प्यूट चल रहा है, उसकी केस फाइल लेके आ गए आप, ठीक है। तो दिस मेक्स दी एग्जिस्टेंस। अभी हमने एग्जिस्टेंस का एग्जाम्पल दिया, नॉन एग्जिस्टेंस का भी बहुत एग्जाम्पल होंगे। आई कैन नॉट कम अप विद एनीथिंग राइट नाउ, बट आई थिंक बहुत सारे होंगे। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि ए कॉज्ड बी's डेथ, तो आप उसका नॉन एग्जिस्टेंस को कैसे प्रूफ करोगे? आप नॉन एग्जिस्टेंस ऐसे प्रूफ कर सकते हो कि जब बी की डेथ हुई, या फिर जिस वेपन से बी की डेथ हुई वो ए की जगह सी पर्सन के पास मिला। ओके, सी जो एक दूसरा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके पास उसका वेपन मिला जो कि बी की डेथ, जिस वेपन ने बी की डेथ कॉज की। तो अगर आप ये फैक्ट लेके आ जाते हो तो ये नॉन एग्जिस्टेंस को बहुत ज़्यादा प्रोबेबल बना देता है। नॉन एग्जिस्टेंस किस चीज़ का? ऑफ ए कॉजिंग डेथ ऑफ बी, दैट्स अ फैक्ट इन इशू। तो उस फैक्ट इन इशू का जो ये नॉन एग्जिस्टेंस है वो बहुत प्रोबेबल बना देता है। तो दैट व्हाट दिस स्टेट्स। ओके, 2 पॉइंट्स है हमारे सेक्शन 9 में। पहला था कि या तो वो फैक्ट इनकंसिस्टेंट हो फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के, या वो फैक्ट make the existence or non-existence of a fact in issue or relevant fact highly probable and highly improbable. both sides से हो सकता है, for भी हो सकता है, against भी हो सकता है। तब वो फैक्ट जो है वो रेलिवेंट बन जाते हैं सेक्शन 9 के अंदर। कौन से फैक्ट? जो या तो इनकंसिस्टेंट है, या तो वो उनका एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस हाईली प्रोबेबल इम्प्रोबेबल कर देते हैं। दिस इज सेक्शन 9, आई होप इट्स क्लियर। अब सेक्शन 9 के बाद सेक्शन 9 में ही एक डॉक्ट्राइन, एक रूल ऑरिजिनेट होता है और उस रूल का नाम है प्ली ऑफ एलिबाई। दैट इज समथिंग यू कैन प्ली अंडर सेक्शन 9। सेक्शन 9 में ही आती है हमारी प्ली ऑफ एलिबाई। यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म जब भी आप एविडेंस पढ़ते हो। प्ली ऑफ एलिबाई इज देयर और ये है हमारी सेक्शन 9 में एम्बॉर्डेड है। सेक्शन 9 के अलावा प्ली ऑफ एलिबाई पहले वो समझ लेते। तो प्ली ऑफ एलिबाई क्या है ना, इट्स नथिंग, वेरी सिंपल, समझ लो, वर्ड से ही आप समझ जाओगे। प्ली का मतलब इज अ रिक्वेस्ट, इट्स अ रिटन रिक्वेस्ट, इट्स नथिंग बट अ रिटन रिक्वेस्ट टू द कोर्ट। ओके, सो प्ली इज अ रिटन रिक्वेस्ट। जब भी कोर्ट को कोई चीज़ की वो देते हो तो आप प्ली कर रहे हो, राइट। कोर्ट को आप कोर्ट का वो मांग रहे हो, यू काइंड ऑफ आस्किंग द कोर्ट और यू आर ट्राइंग टू प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट फॉर द केस, दैट इज प्ली। दैट्स नथिंग एल्स बट इट्स अ रिटन रिक्वेस्ट टू द कोर्ट। ऑफ एलिबाई का क्या मतलब होता है? देखो, एलिबाई ना एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है एल्सवेयर। ओके, ये समझ लो कि एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है एल्सवेयर। ये क्यों जानना जरूरी है कि एल्सवेयर होता है? इसका मतलब है कि आगे हम लोग समझेंगे कि प्ली ऑफ एलिबाई की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। दिस वाज द लिटरल मीनिंग, ये अपना मीनिंग हो गया, मीनिंग हो गया। वर्ड्स का मीनिंग क्या था? अब हम समझेंगे प्ली ऑफ एलिबाई की डेफिनेशन क्या है। यहाँ मेरे नोट्स में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेता है एक बार। देखो यहाँ से लिखा हुआ है, सेक्शन 9 of BSA is also known as plea of एलिबाई. Alibi is a Latin word meaning elsewhere.
अब हमारी ये डेफिनेशन यहाँ से आ जाती है. प्ली ऑफ एलिबाई मीन्स फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड एट द क्राइम सीन बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस एट सम अदर प्लेस. तो प्ली ऑफ एलिबाई ना एक डिफेंस की तरह जो है यूज़ की जाती है अक्यूज्ड की तरफ से. अक्यूज्ड क्या बोलता है अपनी प्ली में कि जब क्राइम हुआ तब आई वॉज नॉट एट द क्राइम सीन, जहाँ क्राइम हुआ मैं उस जगह पे नहीं था. आई वॉज एट सम अदर प्लेस. तो मेरी पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैंने किसी के तरफ कोई भी क्राइम किया हो. जैसे अभी हम एग्जाम्पल से डील करते हैं, इसमें ए ने मर्डर किया बी का. अगर ए प्ली करे कोर्ट में कि जब ये क्राइम हुआ तब मैं उस मर्डर सीन, उस क्राइम सीन के आसपास था ही नहीं, उस टाइम, उस डे में मैं आउट ऑफ कंट्री था या आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट दैट प्लेस, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि ए ने जो है वो क्राइम किया हो. तो ये होती है प्ली ऑफ एलिबाई और अक्यूज्ड लोग इसको एज अ डिफेंस यूज़ करते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दे यूज़ इट एज अ डिफेंस. कौन? अक्यूज लोग इसको एज अ डिफेंस यूज़ करते हैं प्ली ऑफ एलिबाई को. और प्ली ऑफ एलिबाई हमेशा एक अक्यूज्ड ही दे सकता है. ओके, अक्यूज मतलब जिस पे चार्जेस लगे हैं किसी भी क्राइम के, वही प्ली ऑफ एलिबाई दे सकता है. इनोसेंट पर्सन क्या प्ली ऑफ एलिबाई देगा, है ना, जिसके ऊपर चार्जेस ही नहीं है. तो प्ली ऑफ एलिबाई इज ऑल्सो ऑलवेज टेकन एज अ डिफेंस that I was not present at the time and I was present at somewhere else when the crime was happening or when the crime was done. This is simple, this is plea of alibi. अब कुछ चीज़ें जो है plea of alibi की वो हम आगे पढ़ते हैं बिकॉज थोड़ा डीप में इसको टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे. इसलिए पहली चीज़ हम पढ़ते हैं इसकी एसेंशियल क्राइटेरिया या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की क्या क्या ज़रूरी है plea of alibi के लिए. पहला तो ये है कि पहला तो ये कि देयर शुड बी अ क्राइम. ओके, क्राइम होना बहुत ज़रूरी है. आप सिविल केसेस में प्ली ऑफ एलिबाई यूज़ नहीं कर सकते. सिविल केस में कभी भी प्ली ऑफ एलिबाई नहीं अप्लाई होती है. देयर नीड टू बी एग्जिस्ट अ क्राइम एंड इट्स द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई. दूसरा हमारा एसेंशियल क्राइटेरिया है कि द पर्सन टेकिंग द प्ली ऑफ एलिबाई शुड बी द अक्यूज्ड ऑफ द सेड क्राइम. मैंने पहले ही बताया था कि अक्यूज्ड ही, जो अक्यूज्ड उस क्राइम के लिए चार्ज लगे जिस पर्सन पे हु इज़ अक्यूज्ड, वही हमेशा प्ली ऑफ एलिबाई ले सकता है एज अ डिफेंस. ठीक है, एज अ डिफेंस. थर्ड पॉइंट ये रहता है हमारा एसेंशियल क्राइटेरिया, ये है हमारा द एब्सेंस फ्रॉम क्राइम सीन. प्ली ऑफ एलिबाई ये बोलेगी द अक्यूज्ड मस्ट प्रूव दैट दे वर नॉट प्रेजेंट एट द क्राइम सीन व्हेन द ऑफेंस अकर्ड. आपको प्रूफ करना है. सिर्फ प्ली देने से मियर प्ली वोंट हेल्प. यहाँ पे लिख देती हूँ, मियर प्ली वोंट बी सफिशिएंट, वोंट बी इनफ और सफिशिएंट. ओके, you need to give positive evidence that I was somewhere else. आपको उसको reasonable doubt के beyond proof करना है. और इसमें जो burden of proof होता है वो accused के पास होता है. burden of proof क्या होता है? burden to prove your plea. तो वो accused की तरफ होता है. accused को proof करना है कि मैं जब crime हुआ उस वक्त मैं वहाँ पे present नहीं था. ठीक है, आप सिर्फ प्ली करके अपना हाथ नहीं झाड़ सकते क्राइम से. आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको एविडेंस देने पड़ेंगे, सबूत देने पड़ेंगे. और जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगा कि आपका जो एविडेंस है वो सही है और आपका जो केस है वो सही है कि आप उस समय नहीं थे उस जगह पे जहाँ पे क्राइम हुआ, तभी वो आपको ग्रांट करेंगे ये प्ली. फोर्थ और लास्ट है कि the accused has to prove the plea without reasonable doubt and with no reasonable doubt. reasonable doubt क्या होता है? कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कोर्ट को डाउटफुल लगे, जो कोर्ट को अनट्रू लगे या डिसऑनेस्ट लगे. बहुत साफ क्लियर होनी चाहिए आपकी प्ली. If there is any inconsistency in the statements of the accused regarding the plea of alibi and if the court thinks that those statements are unreasonable and doubtful, the court has the power to reject the plea. ठीक है, प्ली आपको ही प्रूफ करनी है. जो आप अगर आप प्ली ले रहे हो, इफ़ यू आर एन अक्यूज, यू आर टेकिंग द प्ली, आपको ही प्रूफ करनी है और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करनी है बिकॉज आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है. देन है दिस इज़ नॉट अ पॉइंट बट दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिस्कशन विच यू नीड टू नो अंडर प्ली ऑफ एलिबाई कि क्या होगा जब आपकी प्ली ऑफ एलिबाई जो आपने जो प्ली ऑफ एलिबाई के लिए फाइल किया है वो फेल हो जाए या फिर वो फॉल्स निकले. फॉल्स निकले मतलब आप गलत प्ली दे रहे हो. आपको ये बात पता है कि आपने गलत प्ली दी है बट यू आर स्टिल डूइंग इट. आप गलत प्ली दिए हो तब क्या होता है, या फिर फेलियर क्या होता है जब आप प्रूव नहीं कर पाए अपनी प्ली ऑफ एलिबाई. यू फेल टू प्रूव योर प्ली ऑफ एलिबाई. क्या होता है? फॉल्स प्ली ऑफ एलिबाई, फेलियर टू प्रूव एलिबाई बियॉन्ड रीजनेबल डाउट डज नॉट ऑटोमेटिकली इम्प्लाई प्रेजेंस ऑफ अक्यूज एट द क्राइम सीन. फेलियर टू एस्टैब्लिश द एलिबाई शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एविडेंस टू गिल्ट
burden remains on the prosecution to provide positive evidence proving the accused presence at the scene of the crime. Simple है, even if accused fail हो जाता है या false plea of alibi देता है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि accused उस crime scene में present है और accused अब guilty है उस crime के लिए. Burden of proof accused को guilty proof करने का still प्रोसिक्यूशन पे लाई करता है. प्रोसिक्यूशन कौन है? जो अक्यूज के अगेंस्ट केस लड़ रहा है, जो अक्यूज को प्रोसिक्यूट सजा दिलवाने के लिए केस कर रहा है, उसको हम प्रोसिक्यूशन का साइड बोलते हैं. तो अगर इवन इफ अक्यूज गलत प्ली ऑफ एलिबाई देता है या अपनी प्ली ऑफ एलिबाई को प्रूव नहीं कर पाता बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तब उसका मतलब ये नहीं होगा कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट जो क्राइम के चार्जेस लगे हैं वो प्रूव हो चुके हैं. ये कभी नहीं हो सकता कि जो कोई भी अक्यूज की अगर प्ली ऑफ एलिबाई रिजेक्ट की गई हो तो वो अक्यूज को अब हम लोग गिल्टी मानेंगे उस क्राइम का. इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट शुड नॉट बी डन. प्रोसिक्यूशन को ही पॉजिटिव एविडेंस देना पड़ेगा ये प्रूफ करने के लिए कि अक्यूज ने ही क्राइम किया एंड अक्यूज वॉज प्रेजेंट एट दैट टाइम व्हेन क्राइम वॉज कमिटेड. नाउ ये थी हमारी फेलियर ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई, फॉल्स प्ली ऑफ एलिबाई. नाउ 2 थिंग्स आर लेफ्ट एंड दैट इज केस लॉस. केस लॉस देख लेते हैं बिकॉज केस लॉस लिखोगे सो यू विल गेट मोर brownie points for your answers. So let's see. ये हमारा दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. काफ़ी पॉपुलर केस है ये 1981 का. What does it say? So it says plea of alibi postulates the physical impossibility of the presence of accused at the scene of offence by reason of his presence at another place. Plea of alibi को डिफाइन किया गया है कि physical impossibility मतलब physically accused 2 जगह present तो नहीं हो सकता ना, एक ही जगह हो सकता है कोई भी person present. तो physical impossibility होती है कि accused उस समय present हो एट द ऑफेंस सीन या जहाँ पे जब ऑफेंस हुआ हो बिकॉज ही वॉज प्रेजेंट एट समवेयर एल्स. तो उसकी इम्पॉसिबल हो जाएगा उसका 2 जगह पे एक टाइम पे प्रेजेंट होना. दूसरा हमारी स्टेटमेंट बोलती है द प्ली कैन देयरफॉर सक्सीड ओनली इफ इट इज शोन दैट अक्यूज्ड वाज सो फार अवे एट द रेलेवेंट टाइम दैट ही कुड नॉट बी प्रेजेंट एट द प्लेस वेयर द क्राइम वाज कमिटेड. सिंपल है कि अक्यूज्ड को अगर ये प्रूफ करना है, अपनी प्ली ऑफ एलिबाई प्रूफ करनी है, तो अक्यूज को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जब क्राइम हो रहा था तो मैं इतना दूर था, इतना आई वॉज सो फार अवे फ्रॉम द क्राइम सीन कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता उस समय क्राइम जब हो रहा है उस समय वहाँ पे प्रेजेंट होना या क्राइम करना. कोई भी, मैं इतना दूर था, इतना इनकेपेबल ऑफ रीचिंग दैट प्लेस, ऑफ रीचिंग दैट लोकेशन कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कमिट दैट क्राइम. दैट इज आर प्ली ऑफ एलिबाई का आपका आप कैसे प्रूफ कर सकते हो वो दिया गया है इस केस में. ओके, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1981. रिमेंबर दिस. नाउ दिस इज प्ली ऑफ एलिबाई सेक्शन 9. अब हम लोग फटाक से देख लेते हैं सेक्शन 10. सेक्शन 10 बहुत ईजी है इसलिए जल्दी खत्म हो जाएगा. सेक्शन वैसे सारे ईजी हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के. इट जस्ट स्टेट्स कि व्हाट टाइप ऑफ फैक्ट्स आर रेलेवेंट एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स दे आर रेलेवेंट. सेक्शन 10 क्या बोलता है, पढ़ो. इसका टाइटल है फैक्ट्स टेंडिंग टू अनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलेवेंट एंड सूट फॉर डैमेजेस. अब रेलेवेंसी किस चीज़ की आ रही है? ऐसे फैक्ट्स की. ठीक है, यहाँ पे देखो, ऐसे फैक्ट्स की जो कि कोर्ट को हेल्प करेंगे टू डिटरमाइन द अमाउंट फॉर डैमेजेस इन अ केस. अमाउंट ऑफ डैमेजेस क्या होता है? डैमेजेस होता है कंपनसेशन. मनी में जो आप पैसे देते हो उसको डैमेजेस बोलते हैं. अब डैमेजेस मोस्टली आपको सिविल सूट में मिलेंगे, है ना. सिविल क्राइम्स में आपको डैमेजेस दिए जाते हैं. क्रिमिनल में पनिशमेंट दी जाती है, क्रिमिनल में कंपनसेशन देते हैं, मनी भी देते हैं, फाइन देते हैं. बट डैमेजेस मेनली इज अ सिविल थिंग. ओके, सिविल सूट जो रहता है उसमें डैमेजेस मिलता है. बट ये इसमें क्यों दिया हुआ है बीएसए में? बिकॉज बीएसए तो क्रिमिनल केसेस गवर्न करता है, राइट. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि कुछ केसेस जो हैं उनमें डैमेजेस मिलते हैं जो बोथ सिविल और क्रिमिनल नेचर के होते हैं. जैसे कि एक केस है जो कि मतलब एक क्राइम है, जैसे कि हो गया हमारा डिफेमेशन. डिफेमेशन हमारा BNS में भी दिया हुआ है. इट्स गिवन इन BNS ऑल्सो सेक्शन 356 आई थिंक और इन सेक्शन 346 आई एम नॉट श्योर. बट जो डिफेमेशन का जो हमारा क्राइम है दैट्स बोथ सिविल एंड क्रिमिनल क्राइम, वो IPC में भी दिया हुआ है हमारे. IPC इन सेंस BNS में भी दिया हुआ है, IPC BNS में. सो दैट्स वाई ऐसे कोई भी फैक्ट, अभी हम डिफेमेशन का एग्जाम्पल लेंगे तो सेक्शन 10 वही बोल रहा है कि कोई भी ऐसे फैक्ट जो कि कोर्ट को हेल्प करेंगे टू डिटरमाइन कि कितना डैमेज मिलना चाहिए किसी भी इंसान को, तो वो फैक्ट जो है वो रेलिवेंट हो जाते हैं सेक्शन 10 के अंदर. एक बार सेक्शन 10 पढ़ते हैं. इन सूट वेयर डैमेजेस आर क्लेम्ड एनी फैक्ट, ऐसा कोई सूट जिसमें डैमेजेस क्लेम किए गए हैं, एनी फैक्ट विच अफेक्ट और इन्फ्लुएंसेस द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच ऑट टू बी अवॉर्डेड इज रेलिवेंट. वो फैक्ट्स जो कि
कोर्ट को हेल्प करेंगे टू डिटरमाइन कि कितना डैमेज मिलना चाहिए किसी इंसान को, वो फैक्ट्स हो जाएंगे रेलिवेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। ओके, बहुत अच्छा सा एग्जांपल देते हैं। देखो ए इज ए एंड बी, ठीक है। ए हमारी एक बहुत बड़ी कंपनी है, इट्स अ कॉर्पोरेशन तो नहीं, कंपनी है, और दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स flour, आटा, wheat flour. This company manufactures wheat flour. B is a person. Okay. B जाके, ये जो B है ये पब्लिश करता है। ही इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ रिसर्चर, है ना, ही इज़ अ रिसर्चर ऑल्सो, रिसर्चर है काइंड ऑफ। तो एंड ही इज़ वेल नोन विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड द व्हीट फ्लोर, और समझ लो न्यूट्रिशनिस्ट है, ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ रिसर्चर, यू कैन क्लेम दिस। B is a person who is a researcher and nutritionist. A is a company who manufactures wheat flour. B ने रिसर्च किया जो wheat flour कंपनी प्रोड्यूस कर रही है और बेचती है, ये जो कंपनी बेच रही है, एक कंपनी जो बेच रही है जो आटा, उसको उसने रिसर्च किया एंड ही फाउंड आउट कि जो ये आटा है इसमें बहुत ज़्यादा मिलावट है एंड दिस आटा इज़ नॉट गुड फॉर पीपल एंड देयर कंजम्पशन, जो वो कंज्यूम कर रहे हैं वो लोगों के लिए ठीक नहीं है एंड दिस wheat flour इज़ डिफेक्टेड। B ने अपनी रिसर्च करके पब्लिश कर दिया इसको न्यूज़पेपर में। ओके, ही पब्लिश इट इन अ न्यूज़पेपर। अब इतना फैक्ट समझने के बाद इफ़ यू हैव स्टडीड लॉ और इफ़ यू हैव स्टडीड डिफेमेशन, तो आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि एक केस करेगा बी पे किस चीज़ का, डिफेमेशन का। डिफेमेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ये ईजी है डिफेमेशन, सबने पढ़ा ही हुआ कॉन्सेप्ट। डिफेमेशन बेसिकली ए ने बी को स्यू किया है, कोर्ट में लेके आया है, वो बी के अगेंस्ट केस फाइल किया है, क्या बोलते हैं उसको, मानहानि। डिफेमेशन को हिंदी में बोलते हैं मानहानि। डिफेमेशन की ए बी ने उसके कंपनी के अगेंस्ट गलत चीज़ें बोली है एंड ही हैज़ इवन पब्लिश्ड इट। ओके, तो ये हो गया हमारा डिफेमेशन का केस बन गया पहले तो। अब बी जाके कोर्ट में बोलता है फैक्ट, है ना, ये हम जो सेक्शन 10 बात कर रहा है वो फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। सेक्शन 10 बोलता है ना कोई भी फैक्ट जो कोर्ट को, और हमारा कोर्ट है, ये हमारा कोर्ट है, ओके, कोई भी फैक्ट जो कोर्ट को हेल्प करे टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस। अब ए ने डिफेमेशन का केस करते हुए डैमेजेस बोले हैं, मुझे चाहिए 10 करोड़ डैमेजेस में मांग रहा है वो, क्योंकि हमारी बहुत रेपुटेशन को हार्म हुआ है और हमारा आटा बिकना कम हो गया एंड ऑल दैट, सो ही इज आस्किंग 10 करोड़ फॉर डैमेजेस। हु? द कंपनी 10 करोड़ मांग रहा है वो डैमेजेस में। कोर्ट के पास बी आया जब उसने ये बात बोली कि जो मेरे रिसर्च है उसका मेरे पास प्रूफ है, एविडेंस है, और मैंने ये जो बात बोली है जो न्यूज़पेपर में पब्लिश की है ये मैंने ऐसे ही नहीं बोली है। और आपको पता है अगर डिफेमेशन ट्रू हो, अगर कोई भी चीज़ ट्रू है, अगर कोई भी डिफेमेशन जो आपने जो पब्लिश किया है वो अगर आपकी बात वो स्टेटमेंट ट्रू होती है तो डिफेमेशन का केस कभी बनता नहीं है, बिकॉज इफ़ यू आर सेइंग समथिंग विच यू बिलीव टू बी ट्रू एंड इफ़ यू कैन प्रूव दैट इट्स ट्रू, तब डिफेमेशन का केस नहीं बनेगा। मतलब ए को कोई पैसा नहीं मिलने वाला बिकॉज केस ही नहीं बना, क्योंकि वो सच बोल रहा था। कौन बोल रहा था? बी सच बोल रहा था, तो कंपनी को कोई पैसा नहीं मिलने वाला। अगर बी की बात की सच हो जाती है कि उनके व्हीट फ्लो जो है दैट इज़ डिफेक्टेड एंड इट्स नॉट राइट फॉर कंजम्पशन, तो जो बी है वो कोर्ट में आके बोलता है, क्या फैक्ट बोलेगा वो, ये फैक्ट बता रहा है ना, वो फैक्ट बता रहा है, वो आके बोलता है कि जो मेरे रिसर्च फाइंडिंग्स है दैट आर वेरी ट्रू, और वो सब अपना बता देता है कि दिस इज़, ये मेरा एविडेंस है, मैंने इस तरीके से रिसर्च की है और आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो मैं क्वालिफाइड भी हूँ रिसर्च करने के लिए, तो इस तरीके से मैंने पूरा प्रोसीजर किया है और ये जो मैंने बात पब्लिश की न्यूज़पेपर में, द थिंग आई हैव पब्लिश दैट इज़ ट्रू। तो ये जो फैक्ट है अब सेक्शन 10 के अंदर ये बन जाता है रेलिवेंट। सेक्शन 10 के अंदर अब ये फैक्ट बन जाएगा रेलेवेंट। क्यों बन जाएगा रेलेवेंट? बिकॉज ये जो फैक्ट है वो हेल्प कर रहा है कोर्ट को डिटरमाइन करने के लिए कि 10 करोड़ का जो डैमेज इन्हें मांगा है वो उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। उसे 10 करोड़ के डैमेजेस मांगे, ए इज अ कंपनी, ए वांट 10 करोड़ फॉर डिफेमेशन सूट, ही वांट्स इट। तो अब ये जो फैक्ट है, क्या फैक्ट, जो अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं जो उसने पेपर में पब्लिश किया है, जो उसने बताया कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ तो मैं ये रिसर्च कर सकता हूँ, मैंने ये रिसर्च बहुत अच्छे से की है एंड ये रिसर्च ट्रू है, ये सच्ची है ये रिसर्च। तो ये फैक्ट जो है ये अब काम आएगा कोर्ट के डिटरमाइन करने के लिए कि हमको 10 करोड़ के डैमेजेस एक कंपनी को देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो सेक्शन 10 के अंदर हमारा जो ये वाला फैक्ट है वो बन जाता है रेलेवेंट।
वो अभी तक रेलेवेंट नहीं था क्योंकि वो फैक्ट एंड इशू में नहीं था। फैक्ट एंड इशू क्या बनता है इस केस का कि क्या बी ने डिफेम किया है ए को, और दूसरा फैक्ट एंड इशू बनता कि वेदर ए शुड गेट 10 करोड़ एज डैमेजेस। तो ये हमारे दो फैक्ट एंड इशू है। ये वाला फैक्ट की जो इसकी रिसर्च है वो सही है, वो अभी तक हमारा फैक्ट एंड इशू में नहीं है, बट वो रेलेवेंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हेल्प करेगा कोर्ट को टू डिटरमाइन कि हमको 10 करोड़ देना है ए को कि नहीं एज डैमेजेस और नॉट। ओके, सो दैट इज ईजी एग्जाम्पल। आई होप अब सेक्शन 10 समझ आ गया एग्जाम्पल से। ओके, आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दैट्स इट। बाय बाय।